सो हेलो हेलो, वेलकम बैक मेरे क्लास 12 के कॉमर्स के चीते टू द चैनल। हम लोग वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम चैप्टर 2 का रिमेनिंग पार्ट जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स बचे हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एज वेल एज उनका डिफरेंस जो एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल की थिंकिंग के बीच में था, उसके डिफरेंस को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बिजनेस स्टडीज़ का ही हमारा चैप्टर 2 है, जिसके हमने पहले 3 पार्ट्स, चैप्टर 1 के 2 पार्ट और चैप्टर 2 का पहला पार्ट, हमारा एक प्लेलिस्ट बनी है, उसके अंदर सब कुछ अपलोडेड है। प्लीज़ वो सब देखें फिर यहाँ तक पहुँचे। सेकंड थिंग, अपनी एक नोटबुक को खोल लो, फिर उसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे एक छोटे से इंट्रो के बाद। अब हम स्टार्ट करेंगे। पिछले चैप्टर को हम लोगों ने एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स तो पढ़े थे हम लोगों ने, उसके साथ साथ में टेक्निक्स भी पढ़ी थी उनकी पांचों। आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे जो अभी मॉडर्न वे में हमने टेक्निक्स को स्टार्ट किया है, जो उनके प्रिंसिपल्स की रेलेवेंस है जो मॉडर्न डेज के अंदर, उसको कैसे चेंज किया गया है थोड़ा सा। ऑलराइट, सो 4 वेज हैं, 4 नए प्रिंसिपल्स ऐड किए गए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला प्रिंसिपल बात की गई है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग की, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑन द स्पॉट मैन्युफैक्चर करना है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसको, देखो जैसे कि देखो ना, ऑर्डर हम लोग प्लेस करते हैं, मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद डिलीवरी होती है। इसका एग्जांपल सबसे बड़ा कौन है, जैसे आपने बेड नया बनवाना हो ना अपने कमरे में, समझ लो आपके बेडरूम में बेड बनवाना है आपने, तो आप बेड वाले पास जाते हो, या आप रेडीमेड बेड ले लो, या कुछ मेरी तरह लंबे लोग होते हैं जिनको 7 फुट का बेड चाहिए होता है, 7.5 फुट का बेड, हम लोग उनके पास जाते हैं, उनको ऑर्डर बोलते हैं कि भैया हमको इतना लंबा बेड चाहिए, उस हिसाब से ऑर्डर प्लेस होता है, उस हिसाब से वो लोग उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर हमें डिलीवर करके देते हैं। तो जस्ट इन टाइम प्रोसेसिंग जो है हमारी, इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस जो हमारे प्रोसेस के बीच में फालतू की जो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन सबको रिड्यूस करने में हेल्प करता है जस्ट इन टाइम प्रोसेसिंग। दिस इज़ ऑल इन अ पार्ट ऑफ योर बॉक्स, जो बुक में बॉक्स है ना उसमें लिखा हुआ है ये। तो हम लोग को थोड़ा पढ़ेंगे कि ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हेल्प करता है। हमारी जो इन्वेंट्री मीन स्टॉक, उसके अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ होती है ना, जैसे हमने रॉ मटेरियल से फाइनल गुड से लेके डिलीवरी तक, जो अगर उसके बीच हमें कोई प्रॉब्लम लगती है, जो इशू लगता है, उसको सॉल्व करने के लिए जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल किया गया है, ताकि हम लोग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं करें। Alright, that is just in time. It is an inventory management strategy to improve return on investment by reducing process inventory and associated cost, using of usual visual signals which tells whether the replenishment is required at any level of production process. Replenishment मतलब कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ दिखती है हमें प्रोसेस में, उसको सॉल्व करने के लिए काम आता है। सेकेंडली, 6 सिग्मा प्रोसेस। 6 सिग्मा प्रोसेस पता है क्या है, एक वेरी इजी मेथड है जिसके अंदर से हम लोग अपनी प्रोसेसिंग टाइम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अंदर जो नॉर्मल सी हमारी चीज़ें हम लोग प्लान करते हैं, जो चीज़ें उसको एनालाइज करते हैं, उसको मेजर करते हैं, लास्ट में अगर हमको दिखता है कोई दिक्कत है उसको कंट्रोल करते हैं। हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग डाउन इनएफिशिएंसीज एंड सेव टाइम एंड मनी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशंस। कि अगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जो इंस्पेक्टर करता था उस समय, एफ डब्ल्यू टेलर के हिसाब से फंक्शनल फोरमैनशिप में एक इंस्पेक्टर था, हमारा एट्थ मेंबर था, जो इंस्पेक्टर था ना, वो करता था क्वालिटी चेक, उसके लिए काम आया। इट हैज़ अ कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच दैट क्रिएट्स मोर एफिशिएंट प्रोसेसेस और रिफाइन द एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। फिर आता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग जो आजकल हर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारी 7 जो चीज़ें हैं, 7 जो हमारे एलिमिनेट करने की बात करता है, वो कौन कौन सी चीज़ें जो वेस्ट हैं, वो है ओवर प्रोडक्शन ना करो आप लोग, वेटिंग टाइम अपना सुधारो, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री एंड स्क्रैप, उन सबको रिड्यूस कैसे करना उसके ऊपर बात करता है। और लास्टली बात किया आजकल काइजन की। काइजन इज़ अ जापानीज टेक्निक जो जापान के लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसके अंदर एक ही चीज़ आती है कि हमको इधर भी वही बात की जाती है कि हाँ भाई, चेंज फॉर बेटर या इंप्रूवमेंट की बात की जाती है। ऑलराइट, इट इज़ एन अप्रोच टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। द गोल्स इंक्लूड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट कौन सी, वो एक्टिविटी जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को खराब करती है, बल्कि उसमें ऐड ऑन नहीं कर पा रही है। ऐड ऑन करो, खराब मत करो, वो चीज़ कि हाँ भैया टाइम डे डिलीवरी करना, स्टैंडर्डाइज वर्क करना, राइट इक्विपमेंट देना, वो सब की बात की जाती है। और इसी वर्ड का एक क्लोजर मतलब अगर हम देखें ना, तो उसका मतलब होता है टू टेक अपार्ट एंड पुट इट इन अ बेटर वे। अच्छी वे में, मतलब कि जो प्रोसेसेस है ना, उनको खोलो सबको और उनको एक अच्छी पोजीशन में लगाओ ताकि हमारी इनएफिशिएंसीज हट जाए।
वो काइजन है। जैसे कि टीम वर्क करो, सेल्फ डिसिप्लिन रखो, मोरल इंप्रूव करो, क्वालिटी सर्कल्स अपने बढ़ाओ, ठीक है ना, स्टैंडर्डाइजेशन करो, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट करो, ये सब की बात करता है। ऑलराइट, अब हम आगे, जिससे हर साल आपके 12th के बोर्ड में क्वेश्चन बनता ही बनता है। दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। हमने एफडब्ल्यू टेलर के बारे में पढ़ा, उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे। उसी तरह साइंटिफिक प्रिंसिपल्स उन्होंने जो दिए थे, उन्होंने बोला था वो शॉप लेवल पे, एक फ्लोर लेवल पे काम करते हैं या लोअर लेवल पे काम करते हैं, जिसको हम फोरमैन लेवल पे बोलते थे। इन्होंने बोला नहीं भैया, फ्योल साहब बोलते थे, कहते अगर उनमें कमियां है ना तो टॉप लेवल में भी कमी है, तो टॉप लेवल जो मैनेजर की इनएफिशिएंसीज हैं उनको दूर करने के लिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाए गए। मैनेजरियल एफिशिएंसीज मतलब कि फ्योल भाई साहब मैनेजर के पीछे पड़े थे। ये बोलते मैनेजर जो है वो कभी कभी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं, वो ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाते हैं, वो लोगों को डिवीजन ऑफ वर्क करना नहीं समझ आता है। तो उन्होंने बोला अगर आप लोगों ने एफिशिएंट होना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कराने हैं गोल्स, तो आप लोगों को मेरे 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो इट विल हेल्प यू। अब देखो हेनरी फ्योल था कौन? ही वॉज अ नॉर्मल, जो हमारे मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स बना रहे थे वो एक नॉर्मल इंसान थे, जिन्होंने हमारे लिए, उनके इंजीनियर थे हमारे, वो एक इंजीनियर थे, उन्होंने एक माइनिंग इंजीनियरिंग की थी और उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई थी हेनरी फ्योल ने। सो ही एक्सप्लेन व्हाट अमाउंट्स टू अ मैनेजर्स वर्क, उनका मैनेजर का काम क्या है, एंड व्हाट प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड इन डूइंग दिस वर्क, कि हाँ भैया मैनेजरियल एफिशिएंसी की बात की गई थी। और उसके साथ साथ हेनरी फ्योल वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 4 प्रिंसिपल जो हमारे मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं, मेन फंक्शन जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से 4 इन्होंने ढूंढ लिए थे। वो थे हमारे प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड एंड कंट्रोल। स्टाफिंग नहीं ढूंढ पाए थे। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू फ्योल ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कुड बी डिवाइडेड इनटू, इन्होंने बोला कि सारी फैक्ट्री के अंदर सारे जो लेवल्स है ना, उसमें कुछ 6 लेवल्स पे हम लोग सारे काम को डिवाइड कर लेते हैं। 6 लेवल पे काम डिवाइड कर लेंगे, इजी हो जाएगा। पहला काम कौन सा? टेक्निकल काम पे, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजरियल। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, सो क्वालिटीज ऑफ मैनेजर भी इन्होंने कुछ बता दी थी। इन्होंने बोला कुछ मैनेजर में क्वालिटीज होती हैं। एक फिजिकल क्वालिटी होती है कि हाँ भैया उसका फिजिकल विगर कितना है, फिजिकल हेल्थ कैसी है। और उन्होंने बोला मॉरल क्वालिटीज होती है कि हाँ भैया कि मॉरली वो इंसान कैसा है। एजुकेशन होती है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है। इस चीज़ के ऊपर उनका फोकस था कि मेंटल उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, एक हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता, ये क्वालिटीज़ उसके अंदर है, होनी चाहिए। और इन्होंने फोकस किया था एक मैनेजर में। जैसे हमारे टेलर साहब बोलते थे ना कि 8 लोग चाहिए, ये बोलते थे एक इंसान जिसमें ये क्वालिटी सारी हो सकती है वो एक मैनेजर अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, सो ये जो बोलते थे, इनके जो 14 प्रिंसिपल्स थे, ये सबके नाम लिखे, ये सारे नाम है, ये हम एक एक करके A to Z डिस्कस करेंगे। हर साल इसमें से क्वेश्चन बनता है आपको। और ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनके, ये एक बुक में लिखे गए थे जिसको एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट जनरले बोलते हैं, जिसको हमने इंग्लिश में, जिसका मतलब है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो 1949 में ये बुक रिलीज हुई थी। और इस बुक को ना हर किसी ने पढ़ा था। इस बुक की वजह से काफ़ी एफिशिएंसीज हमारे लिए, काफ़ी प्रोडक्शन एफिशिएंसीज आई थी, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की वजह चीज़ें बनाने के बाद ये चीज़ें आज तक इस्तेमाल होती हैं, करंट भी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होती है। उसके लिए इनको हमको बोलते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये फ्योल साहब हमारे फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। देखो डायग्राम से आप एक चीज़ समझोगे, ये फोटो जो मैं लेके आता हूँ ना, ये देखो ब्लू है, ऑरेंज है और ग्रीन है। इन्होंने ऑरेंज वालों को अलग किया, ब्लू वालों को अलग किया और ग्रीन वालों को अलग किया। इन्होंने बोला कि भैया जो काम है ना उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो और उन लोगों को दो जो कॉम्पिटेंट है, जिनके पास कैपेबिलिटी है, वो जो काम अच्छे से करेंगे। जब जो काम को डिवाइड कर लोगे आप लोग, ये जो काम है ये टेक्निकल लोगों को मिलेगा, एक्सपर्टीज लोगों को मिलेगा ना, तो ये काम स्पेशलाइजेशन से होगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक काम को आप बार बार रोज प्रैक्टिस करोगे ना, आप सीखते रहोगे, एक टाइम आएगा आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। ड्राइंग आप करोगे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ यार, हाँ पबजी से बड़ा एग्जाम्पल क्या है अभी आप लोगों के लिए, आप लोग कितनी पबजी खेलते हो, ठीक है ना, पबजी खेलते रहते हो, नया स्टार्ट किया था। अब के टाइम पे मतलब कि अब अगर आप पिछले 2-3 साल से खेल रहे हो पबजी, फ्री फायर खेल रहे हो 2-3 साल से, अभी आप उसको आप बोलते हो कि हाँ यार हम प्रो हो चुके हैं, हम नूब नहीं है, अब नूब नहीं है, वी आर नॉट नूब्स, वी आर प्रोज। सो ये जो चीज़ है ना, वो ये भी वही बोलते थे कि भैया
काम को डिवाइड करो, जो काम डिवाइड होगा ना वो उन लोगों को दो, वो लोग करेंगे उसको स्पेशलाइजेशन से, और उस हिसाब से ना स्पेशलाइज पीपल लेके आओ अपने पास कि कोई बंदा इस मशीन को चलाने में अच्छा है ना, तो उस हिसाब के बंदे को लेकर जिसको ये मशीन चलाने आती है। किसी नूब को दे दोगे तो क्या होगा, वो नहीं कर पाएगा अच्छे से काम। It is like that only. According to Fayol, intent of division of work is to produce more and better work for the same effort. Specialization is the most efficient way to use human effort. In business, work can be performed more efficiently if it is divided into specialized tasks, each performed by a trained employee. This results in efficient and effective output. कि काम कम से कम वेस्टेज में और जल्दी से जल्दी होगा। ऑल राइट, इफ इन जैसे कंपनी है, कंपनी के अंदर देखते हैं ना हम लोग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग हम कर रहे हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर एक्सपर्ट अलग होता है, बोलने वाला इंसान अलग होता है, ठीक है ना, टीचर, स्पीकर, मोटिवेटर, सब में फ़र्क होता है। तो स्पेशलाइज पर्सन को लाया जाए, उससे काम अच्छे से होगा। और ये जो प्रिंसिपल है हर किस्म के काम पे एप्लीकेबल होता है, टेक्निकल चाहे मैनेजरियल, और ये प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। जैसे आप हॉस्पिटल जाओगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे, बिजनेस वर्क फर्म में जाओगे, वहाँ ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर मैं जाता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर एक हेड होता है बैठा हुआ, ठीक है ना, वहाँ पर एक पियून्स होते हैं छोटे लेवल पे, वो पियून का काम पियून को पता है, ठीक है ना, उनको पता है ये मेरा काम है, वो स्पेशलाइज हो गए, काम कर करके सीख गए हैं। पियून की अलग पोस्ट निकल रही है, टाइपिस्ट की अलग निकल रही है, कंप्यूटर एक्सपर्ट की अलग निकल रही है, स्टेनोग्राफर की अलग निकल रही है, हर किसी की अपनी अपनी पोस्ट निकलती है, अकाउंट्स वाले की अलग निकल रही है। सो डिवीजन ऑफ वर्क वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल की बात की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि भैया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अथॉरिटी क्या होता है, किसी बंदे को ऑर्डर देना कि हाँ भैया मैं इस चीज़ का अथॉरिटी है मेरे पास, मैं एक बंदे को ऑर्डर देता हूँ। जैसे मैं, आपका टीचर आपको ऑर्डर देता है कि आप ये डाल के आओगे, ये यूनिफॉर्म डालनी है, ऐसे शूज़ पॉलिश करने हैं, ये टाई ऐसे डलेगी, ठीक है ना, सर्दी आएंगी तो आपको ऐसे कपड़े डालने हैं। तो अथॉरिटी भी है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आप लोगों की है, कि आप लोग उस अथॉरिटी को फॉलो करो। आपको बोला गया है कि हाँ भैया जाके, पापा आपके बोलते हैं जाके बाजार से सामान ले आओ, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कॉलरी, कि मतलब कि अथॉरिटी की वजह से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती है। अगर आपको कोई ऑर्डर नहीं मिला तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आपको कोई रिस्पॉन्सिबल हो किसी को आंसर देना नहीं देना। अगर आपको किसी ने अथॉरिटी से ऑर्डर दिया है करो फुलफिल, तो ऑब्वियसली आप रिस्पॉन्सिबल हो। सो ऑलराइट, इस चीज को ध्यान में रखना है कि अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉलरली ऑफ अथॉरिटी। मतलब इसमें से निकलती है द टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटी और ऑफिशियल अथॉरिटी। ऑफिशियली अगर किसी ने दिया, जैसे कि कमांड करता कोई, या पर्सनल अथॉरिटी, जैसे फादर दे सकता है, इंडिविजुअल मैनेजर दे सकता है, वो चीज़ें। अथॉरिटी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मली। फॉर्मल कहाँ होगी, स्कूल में, इनफॉर्मल होगी घर पे। ऑलराइट, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि ऑर्गेनाइजेशन को, देखो मैनेजर्स कभी कभी यार इस पावर का ना गलत इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे यूज़ करते हैं, वो बोलते हैं हाँ 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 तू ये कर, तू वो कर। भैया वैसे नहीं चलना चाहिए। एक लेवल होता है भैया, आप लोग जहाँ आप बैठे हो ना, वहाँ पर अथॉरिटी दे सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको मैनेजर आपका बोलता है कि जाके एक काम कर मेरे लिए सब्जी लेके आ, नहीं भाई, दैट इज़ नॉट एन अथॉरिटी, उसकी वो अथॉरिटी नहीं है। सो एक इसी चीज़ को मेंटेन कर लेके उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था कि अथॉरिटी को अच्छे से यूज़ करना है, कि अब्यूज़ नहीं करो मैनेजर अपनी पावर्स को। और दूसरा कि मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैनेजर को पावर भी दो कि वो अपना काम भी कर पाए। ऑलराइट, जैसे कि आप, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है इधर एक, कि एक पर्सन है, उसको बोला है कि ना एक डील करनी है बंदे के साथ, और उसको तुम लोग ना 40% डिस्काउंट दे सकते हो, अगर तुम 40% दोगे तो तुम्हें 50-100 करोड़ का फायदा हो जाएगा। ठीक है, आप चल जाते हो, आपको मैनेजर रास्ते में फ़ोन करता, बोलता भाई 10% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना। अब क्या करोगे आप? अब तो आप फंस चुके हो। आप बोलोगे यार 10% में, कहता नहीं 10% ज़्यादा देना ही नहीं है। तो यार ये जो अथॉरिटी का मिसयूज़ हुआ है ना, कि 40% बोला था 10% पे आ गई, ये गलत है। ऑलराइट, अब ये बोला गया कि शी फाइंड्स दैट इफ शी कैन ऑफर क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 डेज। समझ लो लड़की को बोला कि तुम ना उसको 60 दिन के लिए बोल सकते हो, तुम 60 दिन बाद पैसे दे दो तो तुमको 50 करोड़ का फायदा होगा। लेकिन कंपनी ने पावर दिया मैनेजर को कि क्रेडिट पीरियड सिर्फ 40 दिन का दो, 60 से 40 दिन का हो गया। अब उसको पता है ये तो चीज़ हो नहीं सकती है मेरे से, ठीक है ना। तो ये इम्बैलेंस है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो उसको मैनेजर को 60 दिन का ही क्रेडिट पीरियड देना चाहिए था। तो मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश, अगर कोई सबऑर्डिनेट नहीं मानता है बात को और बार बार
बार बार उसको बोल रहे हो तब भी नहीं मान रहा, तो अब आपको राइट है पनिश करने का। पनिश ये नहीं है मार दो, पनिश का मतलब ये है कि उसको बोनस नहीं दो, सैलरी थोड़ी सी डिडक्ट कर लो, या उसको आज बोलो कि भैया आप आज आपको थोड़ा उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, बात अच्छे से नहीं हो रही, तो वो चीज़ की पनिशमेंट हो जाती है। थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन, कि सर डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन क्या है? क्लासरूम में आप बैठते हो, पढ़ रहे होते हो ना, तो वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। टीचर्स बोलते हैं ना मेंटेन साइलेंस, मेंटेन डिसिप्लिन। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन क्या करता है? ये एबिलिटी को अचीवमेंट में टर्न करने में हेल्प करता है, कि ये ओबीडियंस है, रूल्स ऑर्गेनाइजेशन के फॉलो करना, और जो एम्प्लॉयमेंट में एग्रीमेंट में आपकी चीज़ें लिखी हैं उसको फॉलो करना, कि टाइम इस समय स्कूल लगेगा तो आप इस समय तक आओ, टाइम पे आओ, ठीक है, टाइम पे जाओ, टाइम पे खाना खाओ। हम बोलते हैं ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। फ्योल ने बोला कि डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ऑलराइट, suppose management and labor union have entered into an agreement whereby workers have agreed to put in extra hours without additional payment. उन्होंने बोला कि ये एग्रीमेंट बनाया कि ट्रेड यूनियन वालों ने कि भैया हम वर्कर बोलते हैं कि हम लोग काम करेंगे एक्स्ट्रा घंटे, एक एक घंटा, दो दो घंटे हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, उसके लिए हमें पैसे नहीं चाहिए, हम काम करेंगे, कंपनी लॉस में। अब डिसिप्लिन क्या है कि भैया वो लोग इसकी फालतू की डिमांड्स ना करें कि भैया हमें पैसे नहीं मिलते एडिशनल काम के, और मैनेजमेंट जब उसका काम रिवाइवल हो जाए, उसका प्रॉफिट हो जाए ना, तो मैनेजमेंट उसको थोड़ा सा हिस्सा खुद ही दे दे, तो दैट इज डिसिप्लिन। ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन एंड ओनली वन बॉस, कि हाँ भैया देखो, अगर आपको एट अ टाइम आपके दादू, आपके पापा, आपके चाचू तीनों ऑर्डर दे देंगे ना, आप फंस जाओगे कि पहले किसका काम करूं। सो मैं इसलिए बात की गई, फ्योल ने बोला कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ना एक बंदे पे एक ही बॉस होना चाहिए। उसको दो तीन बंदे ऑर्डर देंगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा इसमें कि हाँ भाई किसका काम पहले करें, और इसकी वजह से आपको ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। डुप्लीकेशन का मतलब है वेस्टफुल एक्टिविटीज, आप एक काम को दो तीन बारी करना बैठे होगे। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने बोला कि एक बॉस होना चाहिए हर एक बंदे का, ठीक है ना, एक बंदा एक ही बंदे को आंसर करे और एक उसके ऊपर एक ही बंदे की अथॉरिटी चले। चार पांच लोग उसको सेम काम बोलेंगे, वो फंस जाएगा, उसकी वजह से प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा और इसमें वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी, डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा और स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाएगी, कि बंदा कंफ्यूज इतना हो जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा। ऑलराइट, ये है एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम बोलते हैं ना, एक बंदे का एक मेजर होता है, ठीक है ना, मेजर के ऊपर एक हेड होता है, उसके ऊपर एक हेड होता है, डीएसपी के ऊपर एक एसपी होता है, सब इंस्पेक्टर के ऊपर एक इंस्पेक्टर होता है। तो एक ऑर्डर है कि एक बंदे पे एक ही बंदा ऑर्डर देगा। ऑलराइट, सपोज अ सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू क्लिंच अ डील विद द बायर एंड इज अलाउड टू गिव 10% डिस्काउंट। मार्केटिंग मैनेजर बोलता है 10% दे दे, लेकिन वो जब गया फाइनेंशियल मैनेजर बोलता है भाई तू 5% से ऊपर डिस्काउंट नहीं दे सकता। अब वो किसकी बात सुने भैया, वो यूनिटी ऑफ कमांड में फंस गया ना, 5% वाले की सुने, 10% वाले की सुने। तो यहाँ पर इस चीज़ को अवॉइड करो और आप लोग एक कॉमन एक बॉस रखो जिसकी एक ही बात के बंदे को सुननी पड़े, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज ना हो और वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला ना जाए। अगर यूनिटी ऑफ कमांड है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी है भैया। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके स्कूल में, आपकी क्लास के अंदर अलग अलग लोग पढ़ रहे हैं जो अलग अलग बेसिस से आते हैं, मतलब कि लड़के या लड़कियाँ, कोई ब्राह्मण है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, ठीक है ना, कोई जैन होगा, ठीक है ना, अलग अलग लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए। टीचर भी आपको अलग अलग पढ़ाते हैं, ठीक है ना, कोई हो सकता है टीचर महाजन हो, कोई गुप्ता हो, कोई हो सकता है ब्राह्मण हो, शर्मा हो, डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, क्या इसका क्या मतलब है, लेकिन आप लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप जिस क्लास में बैठे हो, आप सबका एक कॉमन गोल क्या है? योर कॉमन गोल इस कि हाँ हमारे 12th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए ताकि हमें अच्छे कॉलेजेस में मिले। आज आके आपका डायरेक्शन क्या है? आप सब एक कॉमन गोल की तरफ काम करो। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में ना भिन्न भिन्न प्रजातियों से, भिन्न भिन्न जगहों से, भिन्न भिन्न जगह स्टेट से, भिन्न भिन्न कल्चर से लोग आते हैं और वो काम करते हैं। उन सबके कुछ पर्सनल गोल्स भी होंगे, लेकिन वो सब उसको असाइड रखते हैं। मेनली उनका काम क्या होता है कि हाँ भैया ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करना। मेनली वो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करने में, और इसी वजह से बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, कि मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, मस्ट हैव वन हेड। जैसे कि आपको पता है मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है ना, आपको दिखता है सेल्स है, आपको दिखता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ये देखो, अब ये एक बंदा ही हेड करेगा ना इनको, और आप इन्हीं बंदों के पास काम करोगे आपका एक्सपर्टीज के हिसाब से।
आप देखते हो कि भैया मेरे को प्रमोशन करना ज़्यादा पसंद है, प्रमोशन में जाओगे। आप बोलते हो कि सर मैं बेच बढ़ा सकता हूँ, बेचने में जाओगे। आप बोल सकते हो सर मैं रॉ मटेरियल परचेज कर सकता हूँ, अच्छा तो आप परचेज डिपार्टमेंट में जाओगे। इस हिसाब से डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल इन अ जैसे कि एक कंपनी है, समझ लो वो गाड़ियाँ भी बनाती है। अब देखो एक कंपनी आपको बताता हूँ, सुनो अब, जैसे कि होंडा है, होंडा की स्कूटी भी आती है, होंडा की बाइक भी आती है, होंडा की गाड़ी भी आती है ना। होंडा की बाइक आप कोई भी एग्जाम्पल लगा लो, होंडा की बाइक CBR, ठीक है, पता नहीं है मेरे को और भी बाइक होंगी कोई। होंडा की स्प्लेंडर जिंदाबाद, नहीं वो हीरो की है, सॉरी वो हीरो की है, वो याद आ गया मेरे को। चलो CBR लगा ले। स्कूटी होंडा की एक्टिवा आ गई, गाड़ी होंडा की आ गई अमेज। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है इन तीनों का एक ही डिपार्टमेंट है कि नहीं? बाइकों का डिपार्टमेंट अलग है, स्कूटी का डिपार्टमेंट अलग है, तो ऑब्वियसली गाड़ियों का डिपार्टमेंट अलग है। अगर ये एक ही डिपार्टमेंट से काम करेंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे, ओवरलैपिंग होगी काम की। ओवरलैपिंग मतलब कि एक दूसरे पे लोग, एक दूसरा का काम एक दूसरे मिक्स होगा, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। लेकिन ये तीनों डिपार्टमेंट होंडा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं, हाँ या ना? ऑलराइट, सो दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन में? बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, छोड़ना नहीं है। ऐसे ही टेबल बनेगा, मीनिंग लिखा जाएगा, एम लिखी जाएगी, इंप्लीकेशन लिखी जाएगी। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या बोला मैंने आपको? एक बंदा एक ही ऑर्डर लेगा, एक बंदा एक ही बंदे से ऑर्डर लेगा, मतलब एक सुपीरियर एक बंदे के ऊपर होगा। वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम and be responsible to only one superior. All right. Unity of direction बोला था कि each group of activities having same objective must be under one person and one plan. इधर बात की गई एक बंदा एक ही बंदे से ऑर्डर ले, इधर बात की गई सारे एक्टिविटी जो सेम है उनको ग्रुप कर लो, इकट्ठे कर लो। ये चीज समझ गए? दूसरा, ये डुअल सबऑर्डिनेशन से बचाता, मतलब कि दो बंदों को ऑर्डर लेने से बचाता है कि दो बंदों से ऑर्डर ना मिले उसको। ये ओवरलैपिंग बचाता है कि हाँ भी एक्टिविटीज मिक्स ना हो जाए, कि मार्केटिंग ऑफ कार अलग है, मार्केटिंग ऑफ स्कूटी अलग है, मार्केटिंग ऑफ बाइक अलग है। ऑलराइट। तीसरा, ये इंडिविजुअल के ऊपर बात करता है, ये इंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे बात करता है। ऑलराइट, दीज वर द 3 डिफरेंसेस। फिर हम आएंगे अगले प्रिंसिपल में जो है रिम्यूनरेशन के ऊपर। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पैसा, सैलरी, वेज, मनी इंसेंटिव, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि भैया एम्प्लॉयज़ की रिम्यूनरेशन ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे या बढ़े, कम ना हो जाए, कि उसको इक्वल ऐसी सैलरी दो जो बाजार में, मतलब कि समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट को 10,000 सैलरी मिलती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 40,000 मिलती है उसी अकाउंटेंट को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कि हाँ भैया सबको इक्विटी ट्रीट करो, आप सबको फेयर कंपनसेशन दो, कि हाँ भैया फेयर पे दो। एम्प्लॉयर शुड गिव वर्कर्स एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दो, शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। अब यार आप अकाउंटेंट को 20,000 दे सकते हो, 25 दे सकते हो, 30 दे सकते हो। अकाउंटेंट 40 लाख मांगते, 40-50,000 मांगता है, नहीं दे सकते हो, तो आपकी सैलरी से बाहर है, आप कंपनी नहीं पे कर सकती इतना। ये चीज़ भी देखनी चाहिए। जस्ट और इक्विटेबल होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, जो माहौल होगा कॉग्निचुअल एटमॉस्फेयर बनेगा, मतलब कि एक अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा, रिलेशन अच्छे रहेंगे वर्कर और मैनेजमेंट के, जो कंपनी की वर्किंग को स्मूथ करते हैं। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि भैया देखो, ध्यान से देखो, ये बंदा है, ठीक है, इसके अंडर ये सारे हैं, ये ऑर्डर देगा तो ये सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर है, कि एक बंदा सबको ऑर्डर दे रहा है, वो सेंट्रलाइजेशन है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या, कि काम ये इस बंदे ने, ये जो बंदा था ना, इसने इसको बोला कि तू थोड़ा सा काम ले ले, इस बंदे ने इसको थोड़ा सा काम दे दिया, इसने इसको थोड़ा सा काम दे दिया, इसने। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो अपनी ऊपर जो पावर है ना उसको थोड़ा सा डेलीगेट करना, दूसरे बंदे को देना, उसको हम बोलते हैं डेलीगेट करना। डेलीगेशन का मतलब है दूसरे बंदे को अपना थोड़ा सा काम उसको देना, कि भैया आप समझ लो कि मेरे को हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं 4 दोस्त, मुझको एक बंदा बोलता है भाई तू सब कुछ करेगा, ठीक है, टिकटें भी तू करा, गाड़ी भी तू चला, होटल भी तू करा, ठीक है, खाना भी तू दे। मैं बोलूँगा यार सब कुछ मैं करूँगा, तुम क्या करोगे? उससे अच्छा क्या हम काम डिवाइड कर ले, तू थोड़ा सा काम ले ले, तू थोड़ा सा काम ले ले। तो मैंने डेलीगेट कर दिया काम, कि यार चल तू थोड़ा सा कर ले। समझ लो आपके घर वाले बोलते हैं आपको कि हाँ यार सारे ट्रिप की अरेंजमेंट आप करोगे, तो आप अपने सबसे अपने भाइयों को, आप 3 भाई हो ना, अपने छोटे भाई को आप बोलते हो यार, या आपका बड़ा भाई को सारा काम देते हैं, बड़ा भाई बोलता है तू पैकिंग में कर ले, हेल्प कर दे,
छोटा आप तो दूसरे भाई को बोलता है कि भाई तू एक काम कर, ये वाला सामान तू बाजार से ले आ, तो ये डेलीगेशन है कि आराम से काम हो जाए। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो एक ही बंदे के हाथ में, उसकी कंसंट्रेशन है, पकड़ लिया उसको बंदे ने, तो वो सेंट्रलाइजेशन है। लेकिन डिस्पर्सल, उस पावर को छोड़ना, दूसरों को देना, डेलीगेट करना, ठीक है ना, एक दो से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा बंदे को, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। फ्योल ने बोला है कि देयर शुड बी अ बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर्स, रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। कि हाँ भैया अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो ना तो लोग आपके पास रुकते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है ऑर्डर झाड़ते रहोगे ना, लोगों को अपने हिसाब से काम कराते रहोगे, उनके आइडिया नहीं सुनोगे, उनको पीछे रखोगे, तो फिर वो लोग छोड़ के चल जाते हैं आपके काम। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है सिचुएशन पे कंपनी की। अब फॉर एग्जांपल देखो, कंपनी में बहुत ज़्यादा पता चलता है सबको कि कंपनी में सारे लोग ना काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी एक्सपर्ट टीम है हमारी, तो वो ना उनको हिसाब से डेलीगेशन देते कि भैया तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ऐसा कर ले। प्रमोट करना है, तू एडवर्टीजमेंट देख ले, ठीक है ना, तू अपने इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कर ले, तू फेसबुक पे प्रमोशन कर ले, तू ट्विटर पे कर ले। उनको पता है एक्सपर्ट है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है कि ना भाई अभी इतने एक्सपर्ट लोग नहीं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है चीज़ों की, तो आपको उनको समझाना पड़ता है। तो उस जगह पर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, उस जगह पर आपको सेंट्रलाइज कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दिखता है इनोवेटिव और स्किलफुल लोग आपके पास हैं जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप उस जगह डिसेंट्रलाइज कर सकते हो काम को, और ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, फिर आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मैंने आपको जैसे बताया हर ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी का एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है इंसान का। हर ऑर्गेनाइजेशन में इंसान ये आया हो, देखो कोई सोचेंगे यार मैं अपना एक्सपीरियंस बढ़ाऊं, कोई बोलेंगे भैया कि मैं अपना सर्कल और बढ़ाऊं, कोई बोलेंगे अपनी सैलरी बढ़ाऊं। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, वो कहते हैं मैं अचीव करूं अपने गोल्स को। वो ये सोचते हैं कि भैया हम जितनी सैलरी उनको दे रहे हैं ना उस हिसाब से वो काम कर लें, और वर्कर ये सोचते हैं कि भैया जितनी हमें सैलरी मिले उस हिसाब से कम काम करें। ठीक है ना, तो कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल के अपने ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इन ऑल द सिचुएशन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी विल सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब है कंपनी का इंटरेस्ट ऊपर निकलेगा इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, बिकॉज लार्जर इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे स्टेक होल्डर कौन, कस्टमर्स, ठीक है, हमारे ऊपर जो शेयर होल्डर बैठे हैं, हमारे ओनर हैं, जो क्रेडिटर हैं, डेटर है, फाइनेंस है, टैक्स अथॉरिटीज़ है, कस्टमर, सोसाइटी है, इनको नहीं सेक्रीफाइस कर। अब मैं एक बात बताओ, एक बंदे ने 10,000 रुपये बचाने के लिए क्या वो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? इसी चीज़ को हटाने के लिए बात करते हैं कि भैया आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, तुम सोसाइटी का भला करोगे तभी तुम्हारा भला रहेगा। तुम इंडिविजुअल अपनी जो एक पर्सनल सोच है ना तुम्हारी, उसको दूर रखो। अभी हमारा मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करोगे, क्योंकि अगर ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोथ करेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप उनकी सैलरी भी बढ़ाएगी और फ़ायदा भी देगी। ऑलराइट, ये चीज़ की बात है। फिर बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ये देखो बंदा, मैनेजर ने रोक के रखा कि भाई तू जाना नहीं यहाँ से, तू नहीं निकलना नहीं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक बंदे को कितनी देर तक ऑर्गेनाइजेशन रखनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का क्या मतलब है कि पर्सोनल मीन्स पर्सन, पर्सोनल मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे वर्कर हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, इसको हम लोग पर्सोनल बोलते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि एम्प्लॉय के टर्नओवर को, मतलब एम्प्लॉय को चेंज नहीं करते रहनी अपनी जॉब, एम्प्लॉय को रोको अपने पास। उसको ये नहीं कि हाँ भाई तुम नया बंदा लेके आओ उस जगह पे, नया बंदा, पुराने बंदे को तुम बोलते हो कि यार एक दिन में तुम कितना काम सकता है, वो नहीं कर पाया यार, एक दिन में इंसान कितना सीख लेगा यार। एटलीस्ट गिव हिम, उसको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा उसको कोप अप करने दो, थोड़ा उसको चीज़ों को समझने दो। गिव हिम अ मंथ, हो सकता है 1 महीने के बाद उसकी चेंजेस अच्छी दिखें आपको, बेटर हो। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए बंदे के अंदर, उसको बार बार छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, पर्सोनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रेगुलर प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल आपको एक बंदा, मेरे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमको एक ना एडिटर चाहिए। अब एडिटर को ये तो नहीं है ना कि हाँ कोई बंदा आया उसको रख लिया, उसकी ना ट्रेनिंग के ऊपर उसको देखो कि पहले उसकी सिलेक्शन में देखो कि भाई इसने क्या क्या किया है, कैसे किया है, क्या वो कर सकता है एडिटिंग, उसने पहले ऐसे एटमॉस्फेयर में काम किया नहीं किया, ही नोज के एजुकेशन फील्ड की थोड़ी नॉलेज है उसको, वो चीज़ पे ध्यान रखो। दूसरा, एक बार इसको सिखा दिया, एक बार इसको सिलेक्ट कर लिया, तो उसको एक पोजीशन पे रखो फिक्स टेन्योर में। मतलब ये नहीं है कि मैं एडिटर को 1-2 दिन बाद निकाल दूँ, एटलीस्ट को 1-2 महीने तक तो टाइम दूँ ना, 1 महीने तक उसको सीखने तो दो, कुछ ना कुछ सीख लेगा, रीजनेबल टाइम दोगे शेड्यूल। अगर एडहॉकिज्म पे रखोगे, एडहॉक का मतलब क्या होता है कि उसको ऐसे रख लिया हमने कि चल यार 2-3 दिन के लिए, उसके बाद उसको दूसरा काम दे दिया, फिर उसको दूसरा काम दे दिया, उससे अच्छा एक जगह पे रोको, एक काम सिखा दो, उसकी इनस्टेबिलिटी मत लाओ उसके अंदर, इनसिक्योरिटी मत लाओ, नहीं तो वो
नहीं तो वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, वो चीज़ को अवॉइड करो। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई, उनको रिक्रूट सेलेक्ट कर लो, नहीं तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा देगा, ठीक है। फिर आती है स्केलर चेन की बात। स्केलर चेन का मतलब पता है, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर। अब देखो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, ठीक है ना, उससे लोअर लेवल का मैनेजर डायरेक्टली बात नहीं करता, एक चेन ऑफ कमांड फॉलो करते हैं वो लोग, कि सबसे वर्कर अपने उधर बंदे को बोलेगा, बंदा फोरमैन को बोलेगा, फोरमैन मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर आगे सीनियर मैनेजर को, सीनियर मैनेजर अपने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट आगे फिर बोर्ड मीटिंग में बात करेगा। एक चेन ऑफ कमांड आती है, उसको हम स्केलर चेन बोलते हैं, जो अथॉरिटी बताती है लोगों की, ठीक है ना, कि हाँ भैया आपको ये चैनल को फॉलो करना, एक स्केल को फॉलो करना, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं स्केलर चेन को, जो हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल के वो। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स, ये फ्योल बोलते हैं। जैसे कि ये देखो एग्जांपल है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक समझ लो ऑर्गेनाइजेशन, ये हेड है, इसके नीचे दो जगह हैं, एक आती है ये चेन ऑफ कमांड, एक ये चेन ऑफ कमांड, जिसमें ABCDEF है, एक में ALMNOP है, ठीक है। अब हुआ क्या, अगर किसी ने एक दूसरे से बात करनी है, समझ लो ई ने ओ से बात करनी है, अब यार चेन ऑफ कमांड स्केलर चेन फॉलो करो, पहले ई डी को बताएगा, डी सी को, बी को, फिर ए को, ए एल को, एम को, एन को, फिर ओ को पता चलेगा। कितना टाइम लगा। तो अगर ये बोलते हैं फ्योल साहब कि अगर आपको रेगुलर वर्किंग करनी है तो वैसे करो, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उस जगह डायरेक्टली भी इंसान बात कर सकता है। जैसे कि ई ने, अगर समझ लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ई ने ओ के साथ बात कर सकता है, वो थ्रू अ गैंग प्लैंक, लेकिन डायरेक्टली एक लाइन बन जाएगी, वो डायरेक्ट बात कर सकता है, ठीक है, डायरेक्टली बात कर लेगा, उससे बहुत टाइम बचेगा और वो डायरेक्टली बात कर लेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे को बताने के लिए। लेकिन ये गैंग प्लैंक तभी यूज होगा लेकिन जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज, ऐसे नहीं, ऐसे आप चेन ऑफ कमांड को फॉलो करोगे। अगर कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी वाली बात है, उस जगह आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो अब जैसे कि आप नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखो, अब रिलायंस में कोई वर्कर काम करता है, क्या वो डायरेक्ट थोड़ी अंबानी साहब से बात कर सकता है, लेकिन वो कर भी सकता है अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हो कोई बहुत ज़्यादा, कि सर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, हमें बताना पड़ेगा आपको। इस जगह पे बात आती है कि हाँ भैया उसको ऑर्डर ऐसे देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू फ्योल दिस शुड नॉट बी वायलेटेड in the normal course of formal communication. However, if there is an emergency, then he can directly contact with O through gangplank. ये देखो अब इसने directly बात कर ली है, ठीक है। जैसे in practice you find that a worker cannot directly contact the CEO of the company. He has to follow all formal levels which disclose the matter. However, in emergency, it can be possible that worker can contact CEO directly. Alright, this was scalar chain. फिर हम बात करेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब क्या है, ये वो वाला नहीं, ऑर्डर वो वाला नहीं। ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरलीनेस, कि भैया सब कुछ सही ऑर्डर में पड़ा हो, एवरी वन और एवरीथिंग एट द सेम ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर, कि जैसे फॉर एग्जांपल जिसका वो काम है वो उसी को साजे, ठीक है ना, ये काम उसका है, ये वो कर रहा है, वो ऑर्डर में पड़ा हुआ सब कुछ। हम लेते हैं ना जैसे पेंसिल बॉक्स, हम सुबह बुक्स लेके जाते हैं, एक ऑर्डर में लेके जाते हैं, पेंसिल बॉक्स में सब कुछ रखते हैं। छोटे होते थे हम लोग पेंसिल बॉक्स में सब कुछ ऑर्डर में रखते थे, सुबह बड़े हुए अब हम यूनिफॉर्म ऑर्डर में रखते हैं, और बड़े हो गए तो ऑर्डर में सब कुछ सामान रखते हो। ऑर्डर की वजह से क्या होता है, आप लोग वेस्टफुल एक्टिविटीज से बचते हो। अगर आप एक ऑर्डर फॉलो करते हो ना, पीपल एंड मटेरियल्स मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एवरीवन इन इट्स प्लेस। कि भैया अगर कप रखने के लिए वो जगह है तो उधर रखो, ठीक है, अगर ये सामान यहाँ रखने की जगह है तो यहाँ रखो। कमरे को ऑर्डर में रखते हो आप लोग, स्टडी टेबल में ये बुक्स होनी चाहिए, स्टडी टेबल में ऐसा होना चाहिए, जो बच्चे करते हैं, ठीक है ना, एक ऑर्डर होता है हर चीज़ का, ठीक है। सो एसेंशियली इट मीन्स ऑर्डरलीनेस। इफ देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट इज प्रेजेंट देयर, देन देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस विच लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखोगे ना, वो है मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, रेस्टोरेंट जाते हो ना, मैकडॉनल्ड्स आप जाते हो, देखो गेट खुलता है, अंदर जाते हो, ऑर्डर देते हो, वहाँ ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर बनने की जगह, वहाँ बैठते हो, ऑर्डर देते हो, वो आपसे सुनता है, वो आगे ऑर्डर उसको देता है, ऑर्डर वो आगे देता है, तो उसके बाद वो सब फ्रेंच फ्राई अलग बना रहा है, बर्गर कोई अलग बना रहा है, आइसक्रीम कोई अलग बना रहा है, वो आपको दे के सामान आपको एक टेबल पर रखता है। अगर सेल्फ ऑर्डर आप उठा के बैठ जाते हो, नहीं होता तो बंदा आपको दे के आ जाता है। दिस इज अ ऑर्डर। इससे क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है ना वेस्टफुल एक्टिविटीज़ का, ये चीज़ है। फिर हम बात करेंगे इक्विटी की। अच्छा भैया इक्विटी का मतलब क्या, इक्विटी मीन्स फेयरनेस,
दिस इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट इक्वालिटी, इक्विटी का मतलब है फेयरनेस, कि अगर एक लड़की और एक लड़का सेम जॉब, सेम एक्सपीरियंस, सेम सब कुछ आता है उनको, तो उन लोगों की सैलरी में फ़र्क क्यों होना चाहिए। अगर एक बंदा 2 साल से, समझ लो 2 साल से एक बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है अकाउंट्स का, और एक लड़की भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है अकाउंट्स का, तो उन दोनों का सेम एक्सपीरियंस है, क्या उन दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। दैट इज इक्विटी। इट मीन्स कि इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज़, काइंडनेस एंड जस्टिस होना चाहिए बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स के, कि हाँ भाई सब बराबर है मेरे लिए, सब इक्वल है मेरे लिए, ठीक है ना। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑफ कोई कलर, ठीक है, सेक्स, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इसके बेस पे नहीं करना आप लोगों ने कि हाँ भैया एक मुस्लिम की सैलरी ज़्यादा, हिंदू की कम है, हिंदू की ज़्यादा है, मुस्लिम की कम है, वैसे नहीं कर सकते आप लोग। सबको इक्वली ट्रीट करो, एक ही नज़रों में ट्रीट करो, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी ऑल्सो। देखो इक्वालिटी क्या है, ये देखो 3 डब्बे हैं ना, एक एक डब्बा सबको मिला हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, ये डब्बा है, ये डब्बा है, ये डब्बा है, सबको मिला हुआ डब्बा, सबको 2-2 डब्बे मिलके इक्वालिटी। लेकिन आप देखो तब भी ये नहीं पहुंच पा रहा, ये औरत नहीं पहुंच पा रही, ये बंदा पहुंच पा रहा। इससे अच्छा क्या था, ये बंदे को अगर आप एक ही डब्बा देते, इस बंदे को अगर आप 2 डब्बे इसको देते, इसको 3 दे देते, इसको 4 दे देते ना, और फायदा होता। तो वो इक्विटी है, सबको बराबर ट्रीट करना जरूरी है। ऑलराइट। फिर आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है अगर कोई सबऑर्डिनेट, अगर कोई छोटा एम्प्लॉय, वो एनकरेज कर सकता है खुद को, उसके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, उनके आइडियाज़ को सुनो, उनको पीछे मत करो, उनके आइडियाज़ को ध्यान से सुनो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ भैया उनको एनकरेज करो कि वो इम्प्रूव हो अपने आप के, उनको हर चीज़ में इन्वॉल्व करो, सेल्फ मोटिवेशन मिलती है उससे उन लोगों को। इट इज़ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, इट इज़ वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन। इनिशिएटिव शुड बी इनकरेज्ड, बट इट डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी, कि भैया एम्प्लॉय का अगर सजेशन आप लोगे ना, वो फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये देखो, एम्प्लॉय को आइडिया आया, उसका आइडिया को सुना गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो जब अच्छी चीज़ है। वो इनिशिएटिव उसने लिया ना, उसको ये नहीं करना कि पीछे कर लो, उसको पीछे फेंक दो, उसको आगे आने दो भैया, ज़रूरी है। स्पिरिट डी कॉर्प्स, दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल, स्पिरिट डी कॉर्प्स। इट मीन्स कॉपरेशन, टीम वर्क, हार्मनी एंड यूनिटी अमंग एम्प्लॉयज। सारे एम्प्लॉय मिलके काम करें। ये देखो सब हम लोग दोस्त हैं, जैसे हम टीम क्रिकेट खेलते हो, टीम बनाते हो, क्लास में टीम बनाते हो, 8-10 लोगों की टीम बनेगी, 11-11, चलो 5-5, जितने बंदों की टीम बना रहे हो, उन सब में अगर कॉपरेशन नहीं होगी, एक दूसरे की सुनते नहीं होंगे, वो लोग लड़ते रहते होंगे ना, तो फिर वो टीम नहीं जीत सकती। देयर शुड बी कॉपरेशन। चाहे आप जिस भी फील्ड से आए हो, जिस भी काज है, इंडिया क्रिकेट टीम है, उसमें सब अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट से खेल रहे हैं यार, कोई यूपी का है, कोई दिल्ली का है, ठीक है ना, कोई गुजरात का है, लेकिन तब भी क्या हो रहा है। फिर आईपीएल देखो, अब आईपीएल में क्या होता है, इंग्लिश प्लेयर खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन खेल रहा है, कोई इंग्लैंड वाला खेल रहा है, कोई क्रिस गेल वेस्ट इंडीज से खेल रहा है। अब इन सब के बीच कॉपरेशन एंड टीम स्पिरिट, तभी तो काम होगा। तो इसको हम ई स्पिरिट डी कॉप्स बोलते हैं, कि हाँ भैया टीम वर्क को अच्छे से काम करना है। मैनेजर को रिप्लेस करना चाहिए आई की जगह वी, कि वी कैन डू इट, आई कैन डू इट नहीं, वी ऑल कैन डू इट, वी ऑल आर इक्वल्स, वी ऑल हैव नॉलेज, वी ऑल कैन गेन मोर एक्सपीरियंस। वी को यूज करेगा ना, तो उससे सब मिलके रहेंगे। These are the 14 principles of Henry Fayol, very important in the exam point of view। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। एक टेलर के प्रिंसिपल, इनके प्रिंसिपल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलर के टेक्निक्स के अंदर आपको कभी कभी 1-2 टेक्निक पूछ लेते हैं वो, ठीक है ना, उसको भी स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, केस स्टडी बन जाती है इसमें से। फिर हम देखेंगे आज के टाइम पे, जैसे फ्योल के, जैसे टेलर के साहब के टाइम के ऊपर हम देख रहे थे, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं चारों आज के टाइम पे भी यूज़ हो रहे हैं 4 तरीकों से, जस्ट इन टाइम, काइजन। उसी तरह हम देख रहे हैं कि हाँ भैया आज के टाइम पे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि पहले डिवीजन ऑफ वर्क जो था, पहले जॉब डिज़ाइन पे था, आजकल हम जनरलाइजेशन पे देखते हैं। अथॉरिटी, पहले मैनेजर एम्पावर था, अब एम्प्लॉयज़ है। पहले मैनेजर में पावर थी, आजकल एम्प्लॉयज़ के पास पावर है। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, अगर हम लोग देखें कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे यूनिटी ऑफ कमांड की, ठीक है ना, डिसिप्लिन पहले फॉर्मलाइज था, अब थोड़ा इनफॉर्मल कंट्रोल है, आजकल डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा देखते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड देखो आप, सबऑर्डिनेट्स पहले एक बॉस को देते थे, आजकल देखो मल्टीपल बॉसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये तो हट ही गया प्रिंसिपल। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 1 प्लान 1 बॉस वाला, आजकल मल्टीपल प्लान्स है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कैसे प्रमोट करो, 4-5 प्लान यूज़ करता है इंसान एट अ टाइम। एडवर्टीजमेंट के लिए एक बंदा टीवी पे भी ऐड दे रहा है, बंदा इंस्टाग्राम पे भी चला रहा है, यूट्यूब पे भी चला रहा है, बंदा फेसबुक पे चला रहा है, हर जगह चल रहा है वो, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, आजकल एम्प्लॉयज़ जो पहले कमिटेड थे काफ़ी, आजकल ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड है एम्प्लॉयज़ की तरफ।
पहले इंप्लॉयज़ कम्युनिटी थे ना, आजकल ऑर्गेनाइजेशन इंप्लॉयज़ के अच्छे काम के लिए करे कि वर्क कंडीशन अच्छी दे रही है, सैलरी अच्छी दे रही है। फिर रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल, पहले रीजनेबल पे था, आजकल हम पढ़ रहे हैं परफॉर्मेंस बेस्ड, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जो अच्छा एक्सपीरियंस वाला होता है उसको ज़्यादा अच्छी पे मिलती है। सेंट्रलाइजेशन, पहले ट्रिकल डाउन, कि ट्रिकल डाउन का मतलब पहले नीचे सेंट्रलाइजेशन जाता था, आजकल एडहॉक बेसिस पे आप टास्क देते हो। एडहॉक का मतलब क्या होता है, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए, जैसे एडहॉक पे टीचर लगते हैं ना कि हाँ भाई, जैसे सब्स्टिट्यूट टीचर होता है, एडहॉक पे होता है कि आप इस सेशन को पढ़ाओगे सिर्फ, उसको एडहॉक बोलते हैं। 4 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपका पढ़ाने का, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्केलर चेन, पहले हायरार्की को फॉलो किया जाता है, आज का थोड़ा लेस हायरार्की को फॉलो किया जाता है। ऑर्डर, इंटरनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर कंट्रोल, आजकल इंटरनल इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन के लिए, ये कंट्रोल के लिए होता था, आजकल कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए। पहले हम लोग ऊपर से हेड कंट्रोल करता था सबका डिपार्टमेंट्स को, आजकल कोऑर्डिनेट करने के लिए एचआर वाला, ह्यूमन रिसोर्स वाला, सेल्स वाले का, सेल्स वाला मार्केटिंग वाले, सबके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इक्विटी, ठीक है, काइंडनेस के ऊपर था, आजकल ओनरशिप के ऊपर है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, पहले ट्रेन करते थे एम्प्लॉयज़ को, आजकल एम्प्लॉय ट्रेनिंग होती है, पहले ट्रेन किया जाता था, मन किया नहीं किया रहने देते थे, आजकल हर किसी को ट्रेन किया जाता काम के लिए, पहले 7-8 दिन उसकी प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड होता। इनिशिएटिव, पहले मैनेजर्स कंसीव करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, आजकल वर्कर्स करते हैं। और लास्टली स्पिरिट, पहले हाई मोरल अमंग एम्प्लॉयज़ को हम इतना ज़्यादा इम्पेरेटिव मानते थे, कराना पड़ता था, आजकल डिज़ायरेबल है, ज़रूरत है भाई। अगर एम्प्लॉयज़ आपस में खुश होकर काम नहीं करेंगे तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो दीज वर द 14 प्रिंसिपल्स, और आज की रेलिवेंस क्या। सो अब हम पढ़ने वाले हैं दोनों की थिंकिंग में क्या फ़र्क था, फ्योल साहब की हमारी और FW टेलर साहब की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस इज योर लास्ट टॉपिक फॉर चैप्टर नंबर 2। सो ये जो इन्होंने पर्सपेक्टिव दोनों देखो, हेनरी फ्योल और हमारे FW टेलर की जो थिंकिंग, दोनों क्लासिकल मैनेजमेंट के तो थे बंदे, लेकिन इनकी थिंकिंग में आपको थोड़ा फर्क तो दिखा था। पहला फर्क तो यही दिखा कि जो FW टेलर है उन्होंने शॉप लेवल पे काम किया, वेयर एज जो हेनरी फ्योल है उन्होंने मैनेजर लेवल पे थिंकिंग की। ठीक है, मतलब कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थी वो लोअर लेवल पे चलती थी, जो हेनरी फ्योल की थी मैनेजमेंट थी वो टॉप लेवल की बात करती थी। ये डिफरेंस तो हमको दिखता है। ये मत बोलना कि एक ने 4 प्रिंसिपल लिए थे, एक ने 14 दिए थे, नहीं भाई वैसे नहीं है, कि हाँ इस चीज़ पे हमको ध्यान देना। दूसरा, इन्होंने हेनरी फ्योल भाई साहब जो हमारे थे ना, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो यूनिवर्सली चल रहे हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमारे स्पेसिफिक सिचुएशंस पे यूज हो रहे हैं। हाँ, ध्यान से नोटिस करो आप चीज़ को, देखो वो फोरमैन लेवल पे बात कर रहा है कि हाँ भैया अगर ये हो जाए हम एफिशिएंट प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, वेयर हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स जो बात करते हैं वो बोल रहे थे कि हम लोग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अचीव करेंगे, हेल्प करेंगे। वेयर एज आपने ये भी देखा है कि हेनरी फ्योल बोलता था एक मैनेजर में सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, वेयर एज जो हमारे टेलर साहब थे वो कहते थे एक मैनेजर के अंदर सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती हैं, उनको 8 स्पेशलिस्ट फोरमैन रखने पड़े थे, 8 फोरमैन स्पेशलिस्ट रखने पड़े थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग ये देखेंगे डिफरेंस को कि पर्सपेक्टिव क्या है। हेनरी फ्योल बोलता था टॉप लेवल, FW टेलर बोलता था शॉप या फ्लोर लेवल पे। ये यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते थे कि ये वेरी लॉयल प्रोपोनेंट था कि हाँ भैया यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, लेकिन उधर हमने देखा 8 स्पेशलिस्ट की बात की गई थी, 8 लोगों से ऑर्डर ले सकते हो तुम लोग। ऑलराइट, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये स्पेशलाइज सिचुएशंस पे एप्लीकेबल है। टेलर साहब, फॉर्मेशन जो है हमारी हेनरी फ्योल की पर्सनल एक्सपीरियंस पे आई है, इसकी ऑब्जर्वेशन पे आई है। ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस था, इनकी खुद की अपनी फर्म थी। ये क्या, ये कहीं और काम करते थे, टेलर जो थे वो कहीं और जॉब करते थे ना, अप्रेंटाइज की तरह। हेनरी फ्योल का फोकस था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे, इनका फोकस था प्रोडक्टिविटी के ऊपर। हेनरी फ्योल प्रैक्टिशनर थे, लेकिन टेलर जो था वो साइंटिस्ट था। और जो हेनरी फ्योल की प्रिंसिपल्स हैं, ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ये है फादर, टेलर साहब है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, सो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट और ये जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एंड दिस वाज योर चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोगों ने टेलर से लेके फ्योल, उनका कंपैरिजन, अभी जो टाइम पर उनकी चल रही है चीज़ें, उसके बारे में हमने A to Z पढ़ाई कर ली है। एंड दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट को। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहे हैं, आप लोग इसको फॉलो कर रहे हो अच्छे से। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो ये आपको नुकसान देगा, क्योंकि प्री बोर्ड 1 आने वाले हैं आप लोगों के। इट विल बी नवंबर एंडिंग और दिसंबर स्टार्टिंग। मैं चाहता हूँ आप लोग प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करो, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप वीडियो को 1-2 बार और देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को एक बार और देखो, अपने खुद के नोट्स बनाओ। ये नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है ही हैं, लेकिन आप खुद भी नोट्स बना लो खुद यार,
ठीक है ना, दिस विल हेल्प यू, ठीक है। ये आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं, ठीक है ना। फ्री लेक्चर सीरीज़ आप लोगों के लाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काफ़ी बच्चों के इतने अच्छे हमारे हाफ ईयरली नहीं गए, उनके सिर के ऊपर से चीज़ें निकल जाती हैं। एंड दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, ठीक है ना। इनको मैं कॉमर्स के चीते क्यों बोलता हूँ तुम सबको पता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम लोग पूरी तरह इस चीज़ को अपने दिमाग में घोल के पी जाओ कि फ्यूचर में तभी तुम्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो। ऑलराइट, टिल देन अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो गुड बाय।